हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स की डेली न्यूज क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज है 4 अगस्त का काफी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आया हुआ है, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे स्पेशल टॉपिक कॉमनवेल्थ गेम। कॉमनवेल्थ जो गेम है, आपकी आगामी जितनी परीक्षाएं हैं, यूपीपीसीएस, यूपी ट्रिपल एस, सीपैट, सुपर टेट और बीपीएससी, आरओ ऐसी जितनी परीक्षाएं हैं उन सबके लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप ये मानिए कि 100% यहाँ से प्रश्न बनने के चांस हैं और कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां भी हुई हैं, उनके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। काफी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है आज का, तो आप लोग जो है इस वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो आज जो है करंट अफेयर्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स क्या है। भारत ने ईरान में नए राजदूत के रूप में विश्वेश नेगी की नियुक्ति की है। ईरान में जो है नए राजदूत का गठन किया गया है। ये हैं 2002 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं और इनका कहाँ पर है, ईरान में नियुक्त किया गया है। नए राजदूत के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। इसकी घोषणा कौन करता है? घोषणा है विदेश मंत्रालय करता है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। भारत ईरान संबंध जो है काफी महत्वपूर्ण है। ये जो है सुरक्षा के लिए, चाबहार बंदरगाह के लिए, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे यानी कि इंस्टैक के कारण जो है ये काफी महत्वपूर्ण है। और अगर ईरान की राजधानी की बात करें तो ईरान की राजधानी है तेहरान में। ईरान जो है काफी महत्वपूर्ण है, इस बार जो है काफी यहाँ चर्चा रही है, तो उसके बारे में भी हम एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे। ईरान की जो मुद्रा है ईरानी रियाल है और चाबहार जो बंदरगाह है ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में है। ये भारत ने डेवलप किया है, तो इसको आप याद रखिए। चलिए प्रश्न देख लेते हैं। विश्वेश नेगी को भारत का अगला राजदूत किस देश में नियुक्त किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? ईरान में नियुक्त किया गया है। अगले देखते हैं खबर। न्यूज जो है वो है ब्लूमबर्ग ग्लोबल एग्रीगेट इंडेक्स में भारतीय सरकारी बॉन्ड को शामिल करने का निर्णय टाल दिया गया है। और ये निर्णय टालने की वजह से क्या हुआ है कि इसकी वजह से भारतीय बॉन्ड जो है उसकी धारणा प्रभावित होगी और विदेशी जो निवेशक हैं यानी कि विदेशी इन्वेस्टर हैं वह क्या करेंगे, अब आरबीआई की मौद्रिक नीति है, रुपए की चाल है और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों पर नजर रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है आगे निवेश करने का प्रयास करेंगे। और आगे हम देखेंगे विश्लेषकों के अनुसार बॉन्ड जो है प्रतिफल पर इसका प्रभाव देखा गया है। और भारत में सरकारी जो प्रतिभूतियां हैं उसका प्रबंधन कौन करता है? ये महत्वपूर्ण है कि इसका प्रबंधन कौन करता है? आरबीआई करता है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दे दिया जाएगा सेबी, सेबी, आरबीआई, नाबार्ड या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस तरह के प्रश्न दे सकते हैं। तो अगर हम देखें बात करें तो सरकारी जो प्रतिभूति है उनका प्रबंधन कौन करता है? आरबीआई करता है, आपको याद रखना है। और इनको जारी कौन करता है? ये जो है भारतीय सरकार यानी कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए जाते हैं। प्रश्न है कि भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के प्रबंधन का दायित्व कौन निभाता है? तो ये आरबीआई निभाता है। नेक्स्ट देखते हैं। अनीश कुमार परमाणु ऊर्जा विभाग में संयुक्त सचिव नियुक्त हुए हैं कि ये कौन है? ये भारतीय रेलवे सेवा यानी कि IRSE 2000 बैच के अधिकारी हैं और इनको जो है ऊर्जा विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का सचिव नियुक्त किया है और यह नियुक्ति केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के आधार पर की गई है। परमाणु ऊर्जा विभाग भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, अनुसंधान एवं रणनीतिक परियोजनाओं के लिए एक प्रमुख विभाग है। और अगर हम बात करें इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई थी 3 अगस्त 1994 को। ये विभाग जो है प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष निरीक्षण में कार्य करता है। ये महत्वपूर्ण है, आप याद रखिए। और इसका मुख्यालय भी मुंबई में है, ये भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न देख लेते हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग DAE किसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में कार्य करता है? तो ये है किसके? प्रधानमंत्री के। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में डिजिटल जनगणना सेंसस 2027 की तैयारियां जारी हैं। अगर हम बात करें ये भारत की कौन सी जनगणना है? 16वीं जनगणना है। और अगर इसमें देखें तो गृह सूचीकरण एवं आवास जो है यानी कि हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग जो है इसका चरण जारी है और ये 2 चरणों में होगी। 2 चरणों में होगी। एक तो होगा हाउस लिस्टिंग और दूसरा होगा पॉपुलेशन डाटा का जो है उसको रखना। तो पॉपुलेशन डाटा जो है ये जो है कब रखा जाएगा, यानी कि इसका दूसरा चरण कब चलेगा? तो ये चलेगा 2027 में। ये जनगणना एक बात से और महत्वपूर्ण है, वह क्या है कि पहली बार इस जनगणना में डिजिटल डाटा कलेक्शन किया जा रहा है और साथ ही सेल्फ इनोमिनेशन की जो है सुविधा दी गई है। सेल्फ इनोमिनेशन का मतलब ये है कि आप अपनी जानकारी जो है स्वयं स्वयं फिल कर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। तो ये जो है काफी महत्वपूर्ण है इस कारण से। भारत में पहली जनगणना जो इंपॉर्टेंट तथ्य हैं उनको देख लेते हैं। ये हुई है 1872 में और किसके समय में हुई है? लॉर्ड मेयो के समय में। पहली नियमित जनगणना कब हुई है? 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में हुई है। भारत में जनगणना कराने वाली संस्था कौन सी है? रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। और अगर हम इसकी बात करें जनगणना का आधार है
तो जनगणना अधिनियम 1948 से इसको पावर मिलती है, मिलती है। भारत में पहली नियमित यानी कि रेगुलर जनगणना कब आयोजित की गई है? तो ये की गई है 1881 में। जनगणना का लोगो काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो भारत में जो है लोगो यानी कि मैस्कट जो है दो हैं, कौन कौन से हैं? प्रगति और विकास। प्रगति और विकास हैं, तो आपको याद रखना है कि प्रगति जो है महिला है और विकास जो है पुरुष है। इस तरह से आपको दिखाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट, सरकारी विद्यालयों में नामांकन की गिरावट। अभी हाल ही में एक जो नीति आयोग है उसने रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि सरकारी विद्यालय जो हैं लगभग 94,000 सरकारी विद्यालय बंद हुए हैं और 2.26 करोड़ विद्यार्थियों के नामांकन में कमी दर्ज की गई है। रिपोर्ट में शिक्षा तक समान पहुंच यानी कि इक्विटी, गुणवत्ता और राइट टू एजुकेशन आरटीई के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया गया है। शिक्षा संविधान की जो है समवर्ती सूची में है, यानी कि कंकरेंट लिस्ट में है, ये आपको याद रखना है। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन कब लागू हुआ? 2009 में। राइट टू एजुकेशन के अनुसार 6 से 14 जो बच्चों 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, अधिकार दिया गया है। आपको एक बात और बताना है कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में कौन से 2 अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद हैं जिनमें जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। उन अनुच्छेदों का नाम बताना है। कमेंट बॉक्स में आप इसको जरूर बताइए। अगला देखते हैं कि प्रश्न क्या है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन एक्ट किस वर्ष लागू किया गया है? 2009 में। आपको एक बात और याद रखने की, नीति आयोग के से संबंधित जो है महत्वपूर्ण पॉइंट है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी होते हैं। प्रधानमंत्री कौन है इस समय इंडिया के? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष जिसके कौन है? श्री अशोक कुमार लाहिड़ी जी हैं। कॉमनवेल्थ गेम जो है भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इस बार का कॉमनवेल्थ गेम तो काफी महत्व रखता है भारत के लिए। तो इससे जो संबंधित जितने भी बिंदु हैं, पॉइंट हैं, जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उनको हमने यहाँ पर कवर किया है और आप जो है उनको स्किप नहीं कर सकते हैं। और इससे संबंधित जो कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे उनको हम जो है अलग से वीडियो में कवर करेंगे, जो कि महत्वपूर्ण होंगे, जहाँ जिसमें भारत ने किसने जो है गोल्ड जीता है और भारत के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, उन सबको हम अच्छे से उस वीडियो में कवर करेंगे और जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे वहां से आपका एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। वैसे तो मैंने यहाँ सारे पॉइंट कवर कर दिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप में नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। संस्करण अगर हम बात करें कॉमनवेल्थ गेम 2026 जो है ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड में जो है कहाँ पर हुआ है? ग्लासगो में। और अगर ये कौन सा संस्करण था? तो ये था 23वां संस्करण। आयोजन कब से कब तक हुआ है? 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक। मेजबान कौन रहा? ग्लासगो स्कॉटलैंड। आयोजक संस्था कौन है इसकी? कॉमनवेल्थ स्पोर्ट। और इसका पूर्व नाम क्या था? कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन इसका पहले नाम हुआ करता था। चलिए अगर हम बात करें ग्लासगो को मेजबानी क्यों मिली है, तो ग्लासगो का जो मूल मेजबान है विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया था, लेकिन हुआ क्या कि अत्यधिक लागत के कारण जो है विक्टोरिया ने इसकी मेजबानी छोड़ दी। इसके बाद जो है ग्लासगो कम लागत वाले मॉडल के साथ मेजबानी स्वीकार किया है और जो इसको कहा गया कॉस्ट इफेक्टिव कॉमनवेल्थ गेम्स मॉडल। इसके कारण क्या हुआ है कि इसमें केवल 10 ही स्पोर्ट को शामिल किया गया है और कई जो लोकप्रिय खेल थे उनको हटा दिया गया है वित्तीय लागत की कम रखने की वजह से। कौन कौन से खेल हैं जिनको हटाया गया है उनको एक बार देख लीजिए। क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, रेसलिंग, शूटिंग, टेबल टेनिस, रग्बी रग्बी और स्क्वाश और ट्रिएथलॉन और डाइविंग जो है, इस तरह के गेम इनको हटा दिया गया है और इस बार केवल 10 स्पोर्ट जो है इनको शामिल किया गया है। और महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको देख लेते हैं। भारत का प्रदर्शन ठीक रहा है इस बार। अगर हम देखें तो भारत जो है चौथे स्थान पर रहा है। कुल पदक भारत ने कितने जीते हैं? 39 जीते हैं। और स्वर्ण पदक जो है कितने जीते हैं? 13 जीते हैं। रजत पदक 17 जीते हैं और कांस्य पदक 9 जीते हैं। हम उस वीडियो में जब हम लेकर आएंगे उसमें गोल्ड के बारे में भी चर्चा करेंगे, भारत में गोल्ड जो है किस किसने जीता है। और साथ ही हम ये देखेंगे कि फर्स्ट नंबर पे कौन रहा है, फर्स्ट पे कौन रहा है, सेकेंड पे कौन रहा है और थर्ड पे कौन रहा है, उनको हम जो है ऑब्जेक्टिव के माध्यम से कवर करेंगे। और इसके बाद जो भारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको तो आप लिख लीजिए, कहीं पर याद कर लीजिए, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण है। विशेष उपलब्धियां हैं भारत की क्या रही हैं कि बॉक्सिंग भारत का सर्वश्रेष्ठ खेल रहा। मीराबाई चानू ने लगातार तीसरा स्वर्ण जीता है। तेजस्विन शंकर ने डेकाथलॉन में ऐतिहासिक पदक जीता है। गुलवीर सिंह 2 पदक जीतने वाले पहले जो है भारत के एकमात्र खिलाड़ी रहे हैं। अब हम देख लेते हैं पैरा स्पोर्ट। पैरा स्पोर्ट भी जो है कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में काफी महत्वपूर्ण रहे हैं। तो ये कहाँ है? ग्लासगो में पैरा जो स्पोर्ट है उसको पूर्ण रूप से शामिल किया गया। कई खेलों में पैरा इवेंट्स आयोजित हुए हैं और ये अब तक के सबसे बड़े पैरा कार्यक्रमों में से एक था, ये आपको याद रखना है।
समापन समारोह यानी कि क्लोजिंग जो सेरेमनी है उसको देख लेते हैं। 2 अगस्त 2026 को इसका समापन होता है। कॉमनवेल्थ गेम्स फ्लैग जो है भारत को सौंप दिया गया। भारत की ओर से नीरज चोपड़ा, पीटी ऊषा, हर्ष सांघवी, ये आपको नाम याद रखने हैं, इन्होंने हस्तांतरण को स्वीकार किया है। इसके साथ भारत आधिकारिक रूप से 2030 कॉमनवेल्थ गेम का मेजबान बन चुका है। अब जो है भारत 2030 कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी करेगा और ये आवश्यक क्यों है, क्योंकि ये जो है 100 वर्ष जो है पूरे हो चुके हैं, यानी कि ये है सेंचुरी वर्ष, 100 वर्ष कंप्लीट कर चुके हैं कॉमनवेल्थ गेम्स, इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण है। आप जो है 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स से संबंधित जितने भी पॉइंट हैं उनको आप नहीं भूलना और उनको याद रखना। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उनको देख लेते हैं कि मेजबान कौन होगा इसका। अहमदाबाद, गुजरात, इंडिया इसकी मेजबानी करेगा और कौन सा संस्करण है, ये 24वां संस्करण होगा। ये जो है कॉमनवेल्थ गेम्स का सेंचुरी यानी कि 100 वर्ष पूरे होंगे और भारत जो है दूसरी बार कॉमनवेल्थ की मेजबानी करेगा, ये आपको याद रखना है। पहली बार मेजबानी 2010 में की थी और ये कहाँ की गई थी, दिल्ली में। 2030 में संभावित नए खेल जोड़ने का जो है भारत ने इसमें इच्छा व्यक्त की है। तो कौन कौन से खेल हैं, एक है कबड्डी, खो खो, योगा और मल्लखंब। अंतिम खेल जो है कॉमनवेल्थ स्पोर्ट और मेजबान के निर्णय के बाद ही तय होते हैं। तो भारत ने इच्छा तो व्यक्त की है लेकिन निर्णय कौन लेगा, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट जो है इसका निर्णय लेगा। चलिए कुछ वन लाइनर जो है अपडेट है उसको देख लेते हैं कॉमनवेल्थ गेम को लेकर, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण है, आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 होस्ट ग्लासगो, नेक्स्ट होस्ट अहमदाबाद 2030। इंडिया रैंक जो है, इंडियाज रैंक है 4th, इंडियाज मेडल टैली 39, इंडियाज बेस्ट स्पोर्ट बॉक्सिंग, ओपनिंग जो है 23 जुलाई 2026, क्लोजिंग है जो है 2 अगस्त 2026 और 2030 एडिशन सेंचुरी कॉमनवेल्थ गेम्स हैं। फ्लैग रिसीव बाय नीरज चोपड़ा एंड पीटी उषा। 2010 होस्ट न्यू दिल्ली, 2030 होस्ट अहमदाबाद, स्पोर्ट इन ग्लासगो 2026 10, यानी कि 10 जो स्पोर्ट है उनको शामिल किया गया है। लार्जेस्ट जो पैरा गेम है उसमें ग्लासगो 2026 में जो है लार्जेस्ट पैरा गेम को शामिल किया गया है। तो ये जो काफी महत्वपूर्ण जो है बिंदु हैं, आप इनको याद कर लीजिए। प्रश्न देख लेते हैं, ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के समापन समारोह में कॉमनवेल्थ गेम्स फ्लैग भारत की ओर से किन किन प्रमुख प्रतिनिधियों ने ग्रहण किया है। तो किसने ग्रहण किया है, नीरज चोपड़ा ने और पीटी उषा ने। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन जो है बी सही है। इस तरह से जो है हमारा महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स है 4 अगस्त का वो कवर होता है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप जो है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए। थैंक यू।